अ, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारे डीएनए के बारे में। चूँकि जो ये हमारा डीएनए होता है, ये हमारा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। किसका? मानव का अगर बात करें तो जो हमारा क्या होता है, जो जो धारी होते हैं, जो धारियों में जो हमारा डीएनए होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। अब ये आनुवंशिक पदार्थ होता क्या, इसे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं हूँ या फिर आप हो या फिर कोई हो, मतलब देखिए वो आप कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के समान दिखाई देती हूँ। तो जो मेरे में लक्षण है जिसके तहत मैं अपनी मम्मी के समान दिखाई दे रही हूँ, कि मान लीजिए मेरे नाक का संरचना है तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी के समान है। तो ये जो संरचना है या फिर जो लक्षण जिस पदार्थ के द्वारा मेरी मम्मी से मेरे में आए हैं, यही जो हमारे पदार्थ है क्या कहलाते हैं? हमारे आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ मतलब ना बस ये होता है कि आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ढोने का कार्य करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। और जिन लक्षणों को का जो हमारे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, हमारे आनुवंशिक पदार्थ जिन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उस लक्षण को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारा क्या कहलाता है? आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। अब बात करें कि जो डीएनए है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डीएनए है, डीएनए का खोज सन 1869 ईस्वी में का, जो हमारा डीएनए है, डीएनए का खोज सन 1869 ईस्वी में हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सर। क्या? ये हमारे फ्रेडरिक मिक्सर थे। इन्होंने सन 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी। इन्होंने ना ये मानव, जो हमारी मानव कोशिका होती है, ये मानव कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। जब वे अध्ययन कर रहे थे तो वह कहाँ गए थे? जब वे अध्ययन कर रहे थे तो वह केंद्रक, मानव केंद्रक में पहुंचे। जब वो केंद्रक में गए ना, तो उन्होंने वहाँ पे एक सफ़ेद पदार्थ देखा। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा डीएनए होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है। जो हमारा डीएनए होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है। तो जब उन्होंने केंद्रक में पहुंचा तो केंद्रक में उन्होंने एक सफ़ेद पदार्थ को देखा। जब सफ़ेद पदार्थ को उन्होंने खींचा तो उन्होंने इस डीएनए की खोज कर दी। और उस समय उन्होंने इस डीएनए को न्यूक्लियन कहा था। कहा है ये जो उन्होंने जिस डीएनए की खोज की थी, उसे उन्होंने न्यूक्लियन कहा था। क्या? न्यूक्लियन कहा था। तो याद रखिएगा कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम हमारे फ्रेडरिक मिक्सर ने किया था सन 1869 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये डीएनए मॉडल है, मान लीजिए कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा डीएनए है, ये द्विकुंडलित है। आप देख रहे हो कि ये कहीं ना कहीं ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी संरचना है। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये हमारे जो डीएनए है, डीएनए का ये जो संरचना है, जैसे कि ये मॉडल दिख रहे थे, ये मॉडल हमारे वाटसन और क्रिक ने दिया था। का जो ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल को प्रतिपादन, या कह सकते हो कि इस मॉडल को दिया था, या फिर इस मॉडल का जो प्रतिपादन है, हमारे वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन वाटसन एंड क्रिक, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारे जो मॉडल की संरचना है, मॉडल की संरचना को दिया था। और इन मतलब जिन्होंने ये जो कार्य किया था, इसके तहत इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो याद रखिएगा कि जो वाटसन और क्रिक थे, इनको नोबेल पुरस्कार से क्या किया था? नवाजित किया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारी डीएनए की संरचना है, ये कुंडलित है। आपको अगर डीएनए देखना हो ना, मतलब नॉर्मल, तो आप जाइएगा मार्केट में, आप लाइएगा जूट। आप जूट की रस्सी लाओगे ना, तो वो ऐसे ही ना लपेटी लपेटी संरचना होती है डीएनए के जैसे। तो अगर आपको डीएनए देखना है तो आप नॉर्मल जाइए मार्केट में और जूट के लाएंगे ना, तो आप देख लेंगे एकदम ऐसे ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे होती है। इसमें डबल डबल मतलब डबल डबल बाउंडेशन होता है एकदम हमारे डीएनए के जैसे। यहाँ पे देखिए, जो हमारा डीएनए होता है ना, ये हमारी द्विकुंडलित होती है। इसके अलावा जो हमारा डीएनए होता है, बात करेंगे जो डीएनए की संरचना कैसे होती है, या फिर डीएनए का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी संरचना है, जैसे कि जो हमारी संरचना है, ये हमारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। वैसे ही जो हमारा डीएनए होता है, ये 3 घटकों से मिलकर बना होता है। का जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारे 3 घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें जो हमारा पहला घटक होता है, ये होता है हमारा शर्करा। जो हमारा पहला घटक होता है, ये हमारा होता है शर्करा। जो हमारा दूसरा घटक होता है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजनी बेस, या फिर कह सकते हो नाइट्रोजनी क्षार। और जो हमारा तीसरा बेस होता है, इस बेस को हम कहते हैं, तीसरा जो हमारा घटक होता है, इस घटक को हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। का जो हमारा तीसरा घटक होता है, तीसरा घटक को हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। ये जो हमारा फास्फोरिक एसिड होता है, इसका बात करें अगर सूत्र का, तो याद रखिएगा कि जो फास्फोरिक एसिड होता है, इसका जो सूत्र होता है HePO4। HePO4, ये जो HePO4 है ना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आप ना अगर मान लीजिए 10वीं 12वीं में हो, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, तो वहाँ पे केमिस्ट्री में पूछता है कि आप बताइए कि जो फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल का हमारा जो सूत्र होता है, ये होता है HePO4। HePO4, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ना कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने एक हमारा जो डीएनए है, अगर मान लीजिए कि मैंने डीएनए का एक अणु बनाया,
यहाँ पे अगर मैंने डीएनए का, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने डीएनए का एक अणु बनाया, तो ये जो हमारा डीएनए का एक अणु है ना, ये हमारा जो डीएनए का एक अणु है, ये हमारे एक अणु इन 3 घटकों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो हमारा क्या होता है, जो हमारा राइबोस शर्करा होता है, आखिर ये शर्करा होता क्या है। तो हमारा जो राइबोस शर्करा होता है ये हमारा होता है कार्बन का। जो हमारा शर्करा, आप जानते हो कि शर्करा मतलब क्या होता है, चीनी। आप जानते हो कि जो हमारा शुगर होता है, शुगर का अर्थ होता है चीनी, तो चीनी में कार्बन होता ही है। जो हमारा चीनी होता है, चीनी में कार्बन होता ही। वैसे ही जो हमारा यहाँ पे शर्करा होता है, शर्करा में हमारा कार्बन पाया जाता है। और जो कार्बन होता है एक शर्करा में, हमारा बात करें कार्बन की, तो उसमें 5 पाए जाते हैं। इसलिए जो हमारा शर्करा होता है, जो हमारे घटक होते हैं, राइबोस शर्करा हम बात करें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा पेंटोज शर्करा पाया जाता है। पेंटोज शर्करा। तो हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है वह शर्करा हमारा पेंटोज शर्करा पाया जाता है। जब यहाँ पे पेंटोज शर्करा पाया जाता है, तो जानते हो कि अब पेंटोज मतलब 5 होता है, इसलिए जो हमारा राइबोस शर्करा होता है, राइबोस शर्करा में हमारे 5 कार्बन पाए जाते हैं। जो हमारा राइबोस शर्करा होता है, इसमें हमारे 5 कार्बन पाए जाते हैं। जो हमारा राइबोस शर्करा होता है, राइबोस शर्करा में 5 कार्बन पाए जाते हैं। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में गिनती, तो वहाँ पे आता है एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो वहाँ पे पेंट का अर्थ 5 होता है। तो यहाँ पे जब 5 कार्बन पाए जा रहे हैं, तो 5 कार्बन याद रहेगा कि पेंटोज। तो हमारा जो शर्करा होता है, हमारे शर्करा में 5 कार्बन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजनी बेस। तो ये जो हमारा नाइट्रोजनी बेस होता है ना, नाइट्रोजनी बेस भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वैसे अगर नॉर्मल आपसे कोई पूछे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, क्या बताइए कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो आप याद रहेगा कि जो हमारा डीएनए होता है, उस डीएनए में बात करें हमारे नाइट्रोजनी बेस की, तो हमारे नाइट्रोजनी बेस का पाए जाते हैं 4 पाए जाते हैं। आप कह सकते हो जो हमारे नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, हमारे नाइट्रोजनी क्षार 4 पाए जाते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजनी क्षार या फिर जो हमारे नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ये 2-2 के रूप में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजनी बेस होता है, ये भी हमारे 2 भागों में विभक्त होता है। ये जो हमारा नाइट्रोजनी बेस होता है, ये भी हमारे 2 भागों में क्या होता है, विभक्त होता है। इसमें जो हमारा पहला भाग होता है, इसे हम कहते हैं प्यूरिन। और जो हमारा सेकेंड भाग होता है, इसे हम कहते हैं पिरीडीन। पिरीमिडीन होता है, पिरीमिडीन। ठीक, याद रखिएगा कि जो हमारा नाइट्रोजनी बेस या फिर जो हमारा नाइट्रोजनी क्षार होता है, ये 2 भागों में विभक्त होता है। इसमें जो हमारा पहला भाग इसका होता है, इसका भाग होता है प्यूरिन, और जो दूसरा भाग होता है ये होता है पिराडीन। बात करें प्यूरिन, तो प्यूरिन में हमारे 2 तत्व आते हैं। बात करें कि जो हमारा प्यूरिन होता है, प्यूरिन में हमारे 2 घटक आते हैं, जिसमें हमारा जो मतलब 2 बेस आते हैं। जो हमारा प्यूरिन होता है, प्यूरिन में हमारे 2 क्षार होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम प्यूरिन में पढ़ेंगे या फिर पिरिमिडीन में पढ़ेंगे, तो दोनों में कहीं ना कहीं हमारे कोई क्षार ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारे 2 क्षार आते हैं। पहला हमारा होता है एडिनिन, और जो हमारा दूसरा होता है, इसे हम कहते हैं ग्वानिन। इसका नॉर्मल अगर मतलब बात करें कैपिटल लेटर की, तो इसे हम ए से जानते हैं। जो हमारा एडिनिन होता है, एडिनिन को हम ए से दर्शाते हैं। जो हमारा ग्वानिन होता है, ग्वानिन को हम जी से दर्शाते हैं। और बात करें पिरिमिडीन में, तो पिरिमिडीन में भी हमारे 2 क्षार आते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्षार होता है, इसे हम कहते हैं थायमीन। यहाँ पे छोटा ही रहेगा, इसे हम कहते हैं थायमीन। और जो हमारा चौथा क्षार होता है, 3 गुथ हो गया जो, और हमारा जो चौथा क्षार होता है, उसे हम कहते हैं साइटोसिन। तो इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजनी बेस होता है, नाइट्रोजनी बेस 4 प्रकार का होता है, मतलब 4 होते हैं। जो नाइट्रोजनी बेस हमारे 4 होते हैं, ये 2-2 में विभक्त होते हैं। इसमें 2-2 में क्या होती है, विभक्त होते हैं। जो हमारे एडिनिन और ग्वानिन जिसके तहत आते हैं, उसे हम प्यूरिन कहते हैं। उसे मतलब इसके अलावे जो हमारे थायमीन और साइटोसिन होते हैं, ये हमारे पिरिमिडीन के क्या होते हैं, मतलब पिरिमिडीन के तहत आते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा हमेशा ना, आप याद रखिएगा कि जो हमारा एडिनिन होता है, ये हमेशा थायमीन से जुड़ा होता है। जो हमारा जो हमारा एडिनिन होता है, ये हमेशा थायमीन से जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और बात करें कि जो हमारा ग्वानिन होता है, ये सदैव हमारे साइटोसिन के द्वारा जुड़ा होता है, मतलब साइटोसिन से जुड़ा होता है। और ये डबल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, स्टार्ट होता है।
ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होता है। मतलब अगर बात करें ग्वानिन और साइटोसिन में, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब पाया जाता है। और वहीं जो हमारा एडेनिन होता है और एडेनिन और थाइमिन होता है, वहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर बात करें याद करेंगे तो मतलब याद करने की, तो याद किया कैसे जाए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसका कैपिटल लेटर का है ए है, और यहाँ पर इसका कैपिटल लेटर जी है, यहाँ पे इसका कैपिटल लेटर का है टी है, और यहाँ पे इसका कैपिटल लेटर सी है। तो आप ऐसे यहाँ पढ़ सकते हो ए जी टी सी, ए जी टी सी। भोजपुरी में ना एक बहुत अच्छा शब्द है, मतलब गांव की अगर बात करें ना, गांव की महिलाएं तो बहुत अच्छे से बोलती हैं ए जी। देखिए ए जी, सुनी ना, टी सी, नहीं देखिए ए जी, सुनी ना, टी सी, ले आई। ऐसे आप इसे याद कर सकते। देखिए यहाँ पे पहला हमारा शब्द का है ए जी टी, देखिए ए जी सुनी, देखिए ए जी सुनी न, सुनी न, टी सी, ले आई। तो ए जी खत्म हो गया। तो ए में हमारा, ए जी में हमारा पहला शब्द क्या है ए, तो ए जी में पहला हमारा शब्द क्या है ए है ना। ए जी सुनी ना, तो सुनी ना मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और ये टी सी, तो टी मतलब यहाँ टी सी में हमारा पहला शब्द का है टी, तो टी से थाइमिन, तो जो हमारा एडेनिन होता है ये थाइमिन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। लेकिन बात करें जो हमारा ग्वानिन होता है, ले आएंगे, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो हमारा जो ग्वानिन होता है ये हमारे साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से काफी जुड़ा होता है। आप एकदम नॉर्मल से याद रखिएगा कि ए जी, देखिए ए जी सुनी ना, देखिए ए जी सुनी ना, टी सी, ले आई। हो गया ना। अरे बहुत अच्छा है, अगर आप एक बार ट्रिक याद रखोगे ना तो आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक, देखिए एक बार और बता रही हूँ, मतलब अच्छा है तो कहाँ लिखूँ आपको, यहीं पे लिख रही हूँ। देखिए आप इसे ऐसे याद रखिएगा। ठीक, पीरा पिरीमिडीन, देखिए ए, देखिए ए जी सुनी ना, टी सी, ले आई। हो गया। यहाँ पे ए टी में डबल बॉन्ड है और हमारा जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसके तहत ना आप इसे नॉर्मली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ए जी सुनी ना, टी सी, ले आई। तो ये हमारा हो गया का प्यूरिन, और हमारा पिरामिडिन हो गया। आप ना जब आरएनए पढ़ोगे तो आप आरएनए में पढ़ोगे ना कि जब हम जस्ट थाइमिन को हटा करके वहाँ पर अगर हम यूरेसिल लगा दें, अगर यहाँ पे हम यूरेसिल लगा दें, तो यहाँ पे अगर हम यूरेसिल लगा देते हैं ना थाइमिन की जगह पे, तो हमारा यहाँ पर डीएनए न करके क्या बन जाता है, आरएनए हो जाता है। तो कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि वह कौन सी, मतलब वह कौन सा नाइट्रोजनिक बेस है, अगर उसे हटा करके वहाँ पे यूरेसिल लगा दिया जाए तो हमारा डीएनए से आरएनए बन जाता है। तो कहिएगा कि अगर हम थाइमिन को हटा करके वहाँ पे अगर हम यूरेसिल लगा देते हैं तो हमारा डीएनए से आरएनए का होता है, बन जाता है। ये तो बात हुई का हमारा, ये सब हो गया। इसके बाद इसका जो हमारा तीसरा घटक यहाँ पे देख रहे हो, तो फास्फोरिक का होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ना, बस नॉर्मल याद रखिएगा कि जो हमारा फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल को हम पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे 3 घटक हो गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे तो हमने घटक को पढ़ लिया, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा शरीर है, तो हमने शरीर की कोशिका को पढ़ लिया। यहाँ पे हमने अपने एक शरीर की कोशिका को पढ़ लिया। अब यहाँ पे पूरा डीएनए है, पूरा डीएनए है, और ये हमारा पूरा शरीर है। जब डीएनए पूरा पढ़ना है तो ये कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर हमने ये एक अणु इसका पढ़ा है, यहाँ पे हमने एक अणु पढ़ लिया। एक अणु को हमने देखा कि यहाँ पर 3 भाग थे, जिसमें हमारा पहला भाग क्या था, शर्करा था, दूसरा हमारा नाइट्रोजनी बेस था, और तीसरा हमारा क्या था, ये फास्फोरिक एसिड था। अब देखते हैं कि ये तीनों मिल करके कैसे इस अणु का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये तीनों मिले हैं, तो ये तीनों मिल करके एक अणु का तो निर्माण किए हैं, और निर्माण किए हैं तो आखिर कैसे किए हैं। ठीक, देखिए इसे पहले देख लीजिए आराम से, हो गया ना। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे अणु का निर्माण होता है कैसे हो सकता है, कैसे होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी अणु की संरचना होती है ये कैसे बनती है। ठीक, देखिए अब हम जस्ट देखेंगे डीएनए का निर्माण। डीएनए, डीएनए का निर्माण, देखते हैं डीएनए का निर्माण। आपने देखा था कि हमारा जो का था, आपने देखा था कि जो हमारा डीएनए का एक अणु था, डीएनए के एक अणु में 3 अणुओं ने भाग लिया था, जिसमें हमारा पहला शर्करा था। तो शर्करा में हमने देखा था कि वहाँ पे 5 कार्बन थे। हमने देखा था कि वहाँ पे 5 कार्बन थे। देखिए अगर हम 5 कार्बन को जोड़ें तो जब ना आप वहाँ पे पढ़ोगे ना,
ये हमारा जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में हेलोज वो आता है, एरोमेटिक आता है, एरोमेटिक होता है और साइक्लो एल्केन होता है। तो साइक्लो एल्केन में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पेंटेन को आप पढ़ोगे तो पेंटेन की आप संरचना ऐसे बनाओगे। जो हमारा पेंटोज होता है, पेंटोज की संरचना आप ऐसे बनाओगे। तो जो हमारा कार्बन होता है ना, कार्बन भी ऐसे ही हमारा जुड़ा होता है, किसके रूप में, एक साइकिल के रूप में। देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक, हमारा पहला ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे हमारा कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे ये हमारा कार्बन हुआ, और जो हमारा चौथा कार्बन यहाँ पे होता है। क्योंकि जो हमारा जो शर्करा होता है, हमारा जो पेंटोज शर्करा होता है, हमारे पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे एक और हमारा क्या हो जाता है, कार्बन लग जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 5 कार्बन पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि मतलब ना यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन से हमारे 2 कार्बन के अणु लगे होते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से हमारे 2 कार्बन के अणु लगे होते हैं। ये तो हुई हमारी शर्करा की संरचना, शर्करा की संरचना, शर्करा की संरचना। अब हम देखते हैं कि जो हमारे डीएनए का एक अणु होता है, डीएनए का एक अणु बनता कैसे है। तो आप जानते हो कि जो हमारे डीएनए का एक अणु है, डीएनए के एक अणु में हमारे तीनों अणुओं का होंगे, तीनों उसके घटक विद्यमान होंगे। तो पहला तो हमारा घटक ये हुआ, पहला तो हमारा घटक ये हुआ, देखिए 1 2 3, यहाँ पे इसका भी हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाउंड होता है। अगर यहाँ पे ना, अगर सरकार से, अगर मतलब ये जो डीएनए का शर्करा है, अगर डीएनए का शर्करा बस अगर हम यहाँ पे ओ लगा देंगे ना, अगर ओ एच कर देंगे, तो हमारा ये डीएनए का शर्करा ना होकर के हमारे राइबोसोम का हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अंतर करने को बोले ना, तो 1-2 पॉइंट आप वहाँ पे लिख दीजिएगा कि थायमिन की जगह पर अगर हम यूरोसिल लगा दें, तब हमारा मतलब डीएनए से आरएनए बन जाता है। और यहाँ पे मतलब जो हमारा शर्करा अणु होता है, शर्करा अणु में अगर हम एच की जगह ओ एच लगा देते हैं, तब भी हमारा डीएनए से आरएनए बन जाता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली 2 पॉइंट याद का अंतर में याद रखिए, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 5 कार्बन कंप्लीट हुआ, ये हमारा 5 कार्बन कंप्लीट हुआ। तो हमारा पहला घटक का है, ये हमारा शर्करा है, ये हमारा शर्करा है। अब इसमें हम अपने दूसरे घटक को डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे अपने नाइट्रोजनी बेस को। देखिए ऐसे बस ना, इसे इतना मत डिप कीजिए, बस यहाँ पे ना ऐसे कर दोगे तभी हमारा ये क्या हो जाएगा, पेंटोज हो जाएगा। आप इसे ऐसे करोगे ना, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटोज हो जाएगा। कहाँ है, ये हमारा क्या है, पेंटोज है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसको नाइट्रोजनी बेस को, तो ये हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजनी बेस हुआ। पहला हमारा ये आता है। तो मतलब आप कोई भी नाइट्रोजनी बेस लगा सकते हो चारों में से, चाहे आप एडेनिन लगाओ, चाहे ग्वानिन लगाओ, चाहे साइटोसिन लगाओ, चाहे थायमिन लगाओ। तो मैं नॉर्मली ये ले रही हूँ, कारण से कि ये मतलब जो हमारा एडेनिन होता है ये यूज होता है। तो हमारा पहला घटक शर्करा ये है, ये हमारा है नाइट्रोजनी बेस, यहाँ पर है, ये हमारा होता है नाइट्रोजनी बेस। अब 2 को तो कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो तीसरा है वो हमारा होता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल। तो उसे मैंने कहा था कि आप याद रखिएगा कि जो हमारा फास्फोरिक अम्ल होता है उसे हम जस्ट का उसे हम जस्ट पी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएनए का एक अणु तैयार हो गया, क्योंकि ये हमारा तीसरा घटक हो गया फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो हमारा क्या हुआ, डीएनए का एक अणु तैयार हो गया। अब चूंकि एक अणु तैयार हो गया, तो अब मान लीजिए एक अणु तैयार हो गया, ऐसे ही एक और अणु जोड़ देंगे, ऐसे ही अणु जोड़ते रहेंगे तो हमारा डीएनए का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक अणु था ये हमारा तैयार हो गया। इसे देख लीजिए कैसे बना है। इसमें हमने पहला हमारा शर्करा लगाया है, फिर हमने इसमें चूँकि 3 घटक होते हैं, तो हमारा दूसरा घटक एडेनिन होता है, तो मतलब नाइट्रोजन बेस होता है, उसका हमने एडेनिन लिया है। तीसरा घटक हमारा फास्फोरिक एसिड होता है, तो फास्फोरिक एसिड का हमने पी लिया है, और हमने पी लिया है तो हमारा क्या हुआ, डीएनए का एक अणु तैयार हो गया। अब देखते हैं कि जो ये हमारा जो एक अणु ना, डीएनए का जो हमारा एक अणु तैयार हुआ है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक। याद रखिएगा कि जो डीएनए का मतलब आप बात करना यहाँ पे ना, आप याद रखिएगा कि जब ये कई न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे ना, देखिए मान लीजिए कि एक ये न्यूक्लियो मतलब एक डीएनए का जो एक अणु बना है ये हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाया। और अगर कई को डीएनए मिल जाएगा ना, मतलब कई को न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे, तो वहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पॉली मतलब अधिक होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो मतलब जो पॉली का अर्थ होता है ना, बहुत अधिक होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अर्थ होगा ना, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे, ठीक। तो ये देखिए, अब बात करते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है, आखिर डीएनए बना कैसे होता है, ठीक।
ये हमारा एक अणु हो गया है, देख लीजिए। अब हम दूसरा देखते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए आखिर बना कैसे होता है। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे एक अणु अपना बनाया। ये हमारा क्या है, डीएनए का एक अणु है, अर्थात हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक लगा दिया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फास्फोरस आ गया। ये हमारा क्या हुआ, एक अणु हुआ। ये हमारा एक अणु हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि ये हमारा दूसरा अणु है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा दूसरा अणु है। यहाँ पे हमने लगा दिया, ये लगाया तो यहाँ पे हम जी लगा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम फास्फोरिक एसिड लगा दे रहे हैं, पी। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि तीसरा इसका अणु है। यहाँ पे देखिए ये इसका क्या है, तीसरा अणु है। ये इसका क्या है, तीसरा अणु है। यहाँ पे मान लीजिए कि एजी, यहाँ पे थायमिन हमने लगा दिया। ये हमारा क्या है, फास्फोरस है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्वानिन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। और एक आगे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, फिर से ये है, फिर से यहाँ पे हमारा क्या है, पी है। तो यहाँ पे देख लिए कि हमने यहाँ पे बहुत सारे अणुओं को बना दिया, क्योंकि ये अणु हमारे जुड़े नहीं है। अब अणुओं को जोड़ा कैसे जाए, तो यहाँ पे हम जोड़ने के लिए ना, कहाँ गए, देखिए यहाँ पे हम जोड़ने के लिए, यहाँ पे ना करते कुछ नहीं है, बस ना ये पता नहीं कैसे जोड़ा। यहाँ पे इसे हम इसे जोड़ देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे ऐसे हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, अणु कंप्लीट हो गया। तो ये जो ये मतलब जो हमारे का है, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे जो मतलब जो हमारे डीएनए का अणु है या फिर जो हमारे न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड जिन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। देखिए कि यहाँ पे ना ये एक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा बंध होता है, ये बंध हमारा कहलाता है फास्फोडाइएस्टर बंध का। जो हमारा ये बंध होता है, इस बंध को हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि आप बताइए कि जो हमारे न्यूक्लियोसाइड या फिर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आप कहिएगा कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं या फिर जो हमारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये हमारे फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आपने देखा था कि ये जो हमारी क्या होती हैं, ये जो हमारे द्विकुंडल संरचना होती है, इसमें जो हमारे द्विकुंडलन की प्रक्रिया होती है, ये जो दोनों ना मतलब ये जो दोनों हेलिक्स होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हेलिक्स का मुंह इधर है ना, तो एक हेलिक्स का मुंह इधर रहता है। कभी कभी आप देखते हो ना कि मतलब गांव में ना महिलाओं से झगड़ा हो जाता है ना, तो एक महिला उधर जाती है तो एक उसके विपरीत में जाती है। मतलब एक मान लीजिए एक का मुंह उधर होता है ना, कभी कभी पास में बैठी थी है ना, तो एक का मुंह उधर होता है तो एक का मुंह उधर होता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे ना हमारा जो क्या होता है, हमारा जो हेलिक्स होता है, तो हमारा डीएनए डबल हेलिक्स होता है। तो इसमें जो दोनों हेलिक्स होते हैं, ये इनका जो मुख होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर इसका मुख इधर है तो इसका मुख इधर होता है। तो यहाँ पर हमने एक हेलिक्स को बनाया है, यहाँ पर हमने बस एक हेलिक्स को बनाया है। अगर हम दूसरे हेलिक्स को बनाए तो ये इसके विपरीत होगा। देखिए यहाँ पे इसका मुंह ऊपर था, तो दूसरे हेलिक्स का मुंह क्या होगा, नीचे होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इसका जो इस हेलिक्स का जो मुंह होगा हमारे नीचे होगा। ठीक, क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ पे हमारा लग जाएगा वही। और यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि आप जानते हो कि जो हमारा ए होता है हमारा टी से जुड़ा होता है, अर्थात जो हमारा एडेनिन होता है हमारा थायमिन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, देखिए तो ये होगा हमारा टी। आप ना जो आपका जो पहला हेलिक्स है, आप पहला हेलिक्स ना कैसे भी बना सकते हो, लेकिन दूसरे हेलिक्स में याद रखिएगा क्योंकि वो उसके विपरीत होता है। तो ये हमेशा टी से जुड़ता है, जो हमारा जी होता है हमेशा सी से जुड़ता है। तो बस याद रखिएगा। ठीक, तो पहले में आप कैसे बना सकते हो, बस याद रखने की बात जो होती है हमारे दूसरे में होती है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा बनेगा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे जी है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, टी है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे जी है तो जी का आगे क्या आएगा, सी आएगा बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड आएगा। बस ना जोड़ते जाइए, एगो नाइट्रोजन बेस लगा दीजिए, एगो पी लगा दीजिए और एगो 5 गो संरचना बना दीजिए। देखिए ए लगा दीजिए, पी लगा दीजिए, पी मैंने 5 गो जैसे एक संरचना बना दीजिए। आपका जो पूरा एक आएगा नाइट्रोजन, एक डीएनए तैयार हो गया। जब डीएनए तैयार हो गया तो उसे जोड़ दीजिए, हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। और एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर बना रहे हो तो एक न्यूक्लियोटाइड नीचे बना दो, ऐसे हमारे डीएनए संरचना का हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ ये हमारा क्या हुआ, हो गया। यहाँ पे हमारा ए है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, इसे ऐसे जोड़ दीजिए, इसे ऐसे जोड़ दीजिए, इसे ऐसे जोड़ दीजिए। हमारा क्या हो जाएगा हमारा मतलब क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर हमारा बंद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा डीएनए संरचना का हुआ, निर्माण हो गया। आप याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे ना ऐसे है, ये जो मैंने बनाया है तो यहाँ पे ये ऐसे ही है। यहाँ पे ये जो टी से जुड़ा है तो हमारा क्या है, ये जो है ये टी है। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड होगा। बात करें हमारे जी और सी में तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे जी और सी में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। वैसे ही ना एटी में हमारा जो होता है डबल बॉन्ड होता है, हमारा जो जी सी होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे द्विकुंडलन की संरचना होती है, लेकिन इसे मैंने तोड़ दिया है। और तोड़ के आप देखोगे तो जो हमारे डीएनए की संरचना होती है कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे एटी में डबल बॉन्ड, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड, एटी में डबल बॉन्ड। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि देखिए, अगर मैं ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने बस 5 को बनाया है। अगर मान लीजिए कि मैं मतलब एक इमेजिन कीजिए कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कुल मिला के 10 अणु का निर्माण कर दिया, 10 न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, यहाँ पे अगर बात करूँ, मान लीजिए कि मैंने 10 बनाया, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, तो याद रखिएगा कि जो हमारा 10 न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होती है, ये हमारी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। जो हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है, ये हमारी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कुल मिला के देखिए, यहाँ पे जो कुल दूरी यहाँ पे मतलब जो हमारी कुल न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 है। तो 10 न्यूक्लियोटाइड की संख्या के मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है हमारी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और जब हम 34 में 10 से भाग देंगे ना तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड होता है, जो हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है हमारी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और बात करें कि जो हमारा न्यूक्लियन नहीं, मतलब बात करें कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप बताइए कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का व्यास क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है, हमारे डीएनए का व्यास क्या होता है, तब कहिएगा कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का जो हमारा व्यास होता है ये हमारा होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा पूछा जाता है कि आप बताइए कि डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है, तब कहिएगा कि जो हमारा डीएनए होता है, हमारे डीएनए की जो चौड़ाई होती है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद बस कुछ नहीं होता है, ये हमारी क्या होती है कि उसमें अक्ष पाया जाता है। तो हमारा क्या हुआ, डीएनए खत्म हुआ। आशा करती हूँ कि आपको डीएनए की संरचना, डीएनए के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। तो मतलब मन लगा के पढ़ते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद देखेंगे हम आरएनए के बाद उसके बाद देखेंगे हम डीएनए रिप्लिकेशंस। उसके बाद तो ये हमारा डीएनए और आरएनए का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको डीएनए का चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।